हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2026 टीयर 1 के लिए हम लाइव मॉक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है और हर हफ्ते फ्री टेस्ट होता है, उसका सॉल्यूशन मैं कराता हूँ आपको और सेफ स्कोर और बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसी सीरीज की हमारी 5th वीडियो है, जैसे लाइव मॉक 5 जो अभी सैटरडे संडे में कराया गया था। थोड़ा सा काम में ऑक्यूपाइड चल रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है एनालिसिस आने में। आप इस वीडियो को समझिए। अगर आपका मॉक छूट गया तो एटलीस्ट मैथ्स के क्वेश्चंस आप मेरे साथ कर सकते हैं, और जिन लोगों के मैथ्स में स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं वो ये वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको अटेम्प्ट करने का थोड़ा आइडिया लगेगा, कैसे एग्जामिनेशन करना है, कैसे कम टाइम में कर सकते हैं, बेस्ट मेथड्स क्या है, कौन सा क्वेश्चन जो मॉक में डाला गया वो कहाँ से लिया गया, उसके बारे में मैं आपको आइडिया देता रहता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे आज की एनालिसिस वीडियो। और टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिलते हैं। जब मॉक लाइव हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। एसएससी के साथ साथ हम रेलवे एग्जाम्स के भी लाइव मॉक कराते हैं। अभी आरआरबी एनटीपीसी का संडे मंडे होता है। इस तरीके से और भी टाइम टू टाइम अलग अलग तरीके के मॉक्स फ्री हम आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल जुड़े रहिए। ठीक है, कैसे देते हैं? आरबी की वेबसाइट rblearning.com पे जाएंगे आप, तो वहां पे लाइव का ऑप्शन आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आपको जो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे लाइव मॉक चल रहे होंगे वो आप देख सकते हैं। आरबी वेबसाइट पे भी आप देखेंगे, सॉरी आरबी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं आरबी रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन के नाम से, तो इसके अंदर एक लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको लाइव टेस्ट दिख रहे होते हैं और पेड टेस्ट आपको यहाँ पे दिखते हैं। जो टेस्ट लाइव खत्म हो जाता है उसके बाद भी अगर आपको उसे अटेम्प्ट करना है तो आप पेड टेस्ट में जाके सीजीएल टीयर 1 की टेस्ट सीरीज में ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पेड टेस्ट सीजीएल के लिए बाद में भी अवेलेबल होता है। इस मॉक को लगभग 7600 7700 लोगों ने अभी तक दिया है, और बाद में जब मैं इसका एनालिसिस करता हूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लिक करके छोड़ देते हैं, तो वो एंट्रीज वगैरह हटाता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स के स्कोर का ग्राफ है आप देखेंगे लगभग लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है। एवरेज स्कोर 98 दिखेगा, एक्चुअल एवरेज 102 103 मार्क्स के पास जाएगा। लेवल ओवरऑल इस मॉक का अच्छा था। इट इज समथिंग लाइक मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एंड अभी हमने हमेशा एस्पिरेंट्स की क्यों रहती है सर एनालिसिस पेज ऐसा हो कि भाई हम बाद में भी टेस्ट दे दिया, उसके बाद जब हमें एनालाइज करना हो तो हम इंडिविजुअली सारे क्वेश्चंस एक बार दिख जाए हमें कि कौन सा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है, कौन सा गलत किया, सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लिक करके हम उस पर मूव कर सके। तो हमने ये वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर दिया है, जिसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितने % लोगों ने करेक्ट किया, आपका टाइम कितना है, एवरेज टाइम कितना है, साथ ही साथ यहाँ पे रीअटेम्प्ट का ऑप्शन भी आपका डाल दिया है। तो जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सारी हमने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट कर दी है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये विद इन अ वीक इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप मोबाइल में टेस्ट देते हैं तो आप आरबी की वेबसाइट को यूज करके मोबाइल में टेस्ट देंगे तो उसमें भी आपको ये एनालिसिस पेज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम काफी आसान बना देगा। अभी हमने आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के भी मॉक्स प्रोवाइड किए थे, और एक स्टूडेंट ने हमें भेजा कि सर आरबी के मॉक्स दिए थे हमने सेक्शन कंट्रोलर का, इन्होंने वो पेड टेस्ट भी ले रखा था, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। ये इन्होंने कुछ मैसेज भेजा और बताया कि सर ये फायदा हुआ। तो हम कोशिश करते हैं बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें, और मिनिमम चार्जेस में, या बहुत सारी चीजें तो फ्री रहती हैं। तो अपनी तैयारी आप कम मत छोड़िए, हम अपने एंड पर बेस्ट देंगे, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा वही लास्ट में सिलेक्शन तक पहुंचेगा। अगर रीजनिंग की बात करें इस पर्टिकुलर मॉक में, तो एवरेज स्कोर है 40.4 और मीडियन स्कोर 43 है। तो मतलब ये वाला मॉक हमारा क्या है, ठीक ठाक है। मतलब मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट माइनस कह सकते हैं, डिफिकल्टी था। 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने 408 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पूरा स्कोर किया। ठीक है, तो पूरा स्कोर लाया जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप ना कर पाए, और एग्जाम में भी ज्यादा मुश्किल रीजनिंग नहीं पूछता है। इस पर्टिकुलर मॉक में अगर मैं बात करूं कि जो अच्छा स्कोर माना जाएगा, 46 या 46 प्लस आपको रीजनिंग में लाना चाहिए था इस मॉक के अंदर। अगर बात करते हैं जीके की, तो जीके भाई डिफिकल्ट था। ठीक है, जिन्होंने सीजीएल 2025 का पहली बार पेपर दिया होगा उन्हें याद आ गया होगा कि भाई क्या होता है डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें एवरेज स्कोर 10 ही नंबर गए, और बहुत ही कम लोग हैं जो ज्यादा स्कोर कर पा रहे हैं। और इस मॉक में अगर आप 20 भी ले आते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। इवन 16 प्लस अगर आपका इस मॉक में जीके में स्कोर है तो अच्छा माना जाएगा। देखो मॉक टू मॉक चीजें वेरी करेंगे, हर मॉक का हमारा ये नहीं हो सकता कि भाई हर मॉक में 30 आने लग जाए, नहीं। मॉक डिफिकल्ट होगा तो भाई नंबर कम पे भी आपका सेफ है, और मुश्किल होगा तो ज्यादा लाने पड़ेंगे। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स का लेवल मॉडरेट प्लस था, जिसके अंदर आप एवरेज को 26 देख सकते हैं, मीडियन स्कोर 27 देख सकते हैं। 50 स्टूडेंट्स ने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर किया है। कंग्रेचुलेशन, आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। बाकी इस मॉक के अंदर आपको 42 एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए था, 42 या 42 प्लस, तो वो अच्छा माना जाता।
ठीक है, 40 भी आ जाता तो चल जाएगा, 40 से कम है तो थोड़ी और एफर्ट लगाइए। और इंग्लिश की बात करेंगे तो एवरेज स्कोर 26 है, मीडियन स्कोर 27 है, लेवल मॉडरेट, मॉडरेट प्लस कह सकते हैं। लोगों के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा स्कोर माना जाएगा, अगर आपने यहाँ पे 35 प्लस किया है तो ओके है, 40 प्लस किया है तो अच्छा है। ठीक है, कंबाइंड एनालिसिस एवरेज स्कोर 104 मार्क्स जा रहा है। जब मैं फेक एंट्रीज को हटा देता हूँ या जिन बच्चों ने पूरा मॉक अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें हटा देता हूँ तो ये जाता है। मीडियन स्कोर 107 जाएगा। 150 प्लस स्कोर करने वाले 173 कैंडिडेट्स हैं। परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूशन मॉक पे कितने कितने परसेंटाइल पे कितना कितना स्कोर बना वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम पे ज्यादातर बच्चे वो मॉक दे रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन जो पहले से एसएससी की तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए लोग मुश्किल मॉक में भी ठीक ठाक स्कोर कर जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आपको भाई रियल एग्जामिनेशन में आपको 90 परसेंटाइल तक लगाना पड़ता है ना। मतलब जनरली होता है क्या, सीजीएल का फॉर्म 30 लाख बच्चों ने भरा, 15 लाख अपीयर होंगे, टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे 15 लाख, 1.5 लाख के आसपास, तो 90 परसेंटाइल जनरली चाहिए होती है जो बच्चे अपीयर हुए। लेकिन अभी के टाइम पे क्योंकि कम बच्चे मॉक्स दे रहे हैं तो ये परसेंटाइल आपको 90 परसेंटाइल लाने की जरूरत नहीं है। खासतौर पर आरबी के मॉक्स में तो 70 प्लस परसेंटाइल भी इनिशियल मॉक्स में ठीक है, 75 परसेंटाइल एटलीस्ट बना के चलिए, और उससे ऊपर धीरे धीरे आपको परसेंटाइल भी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। अभी के हिसाब से तो मैं देखूं तो इस पर्टिकुलर मॉक में जो सेफ स्कोर आएगा वो सिर्फ इतना आएगा, पेपर के लेवल के हिसाब से सेफ स्कोर होता है। तो यूआर से 124, ओबीसी से 118, ईडब्ल्यूएस 115, एससी से 103 और एसटी कैटेगरी से 94 मार्क्स। ये हमारा सेफ स्कोर रहेगा। और अभी तक जो 5 मॉक हुए हैं उनका क्विक एनालिसिस आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हर मॉक अलग होगा, मैं ये आपको बता देता हूँ। आप ये सोचें कि भाई एक ही पैटर्न के मॉक्स मिलते रहेंगे, हर बार एक ही सेक्शन इजी आएगा, एक ही सेक्शन हार्ड आएगा, तो उसमें फिर मजेदारी क्या रहेगी। ठीक है, तो पैटर्न वेरी करेगा, मॉक का लेवल भी वेरी करेगा। आप देखेंगे ये वाला मॉक है, इसमें 124 है। पिछला मॉक हमारा क्या था, इजियर साइड था, उसमें 144 बोला था मैंने कि मिनिमम लेके आओ, क्वालिफाई करना है टीयर 1। तो ऐसे ही और मॉक्स देखेंगे तो उनमें भी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जनरल रेंज जो रहेगी वो यही रहेगी सेफ स्कोर के, 124 से 144 इसके आसपास। ठीक है, जो लाइव मॉक्स होंगे। बाकी ये सारे मॉक्स अगर पेड मॉक्स आपको लेटेस्ट पैटर्न पे देने हैं तो 199 रुपए की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर लगभग 50 मॉक्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं लेटेस्ट पैटर्न पे। और उसके अलावा सेक्शन मॉक और कैलकुलेशन बूस्टर टेस्ट अलग है। बाकी इसके अलावा जो पिछले साल के पिछले 3 सालों के मॉक टेस्ट देते उसकी अलग से टेस्ट सीरीज बना के रखी भी हमने, वो अगर आपको देखनी है तो वो भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप कॉम्बो टेस्ट लेते हैं तो उसमें ये सारे टेस्ट, रेलवे, एनटीपीसी और टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारे के सारे हम अपडेट करते जा रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे टेस्ट हैं इसमें। टारगेट ग्रुप भी जो लास्ट स्टार्ट हुआ था वो 16 फेब से स्टार्ट हुआ था, और अभी टारगेट ग्रुप में साथ ही साथ डाउट ग्रुप भी हमने इनेबल कर दिया है, तो आप डाउट्स भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी टेस्ट देते टाइम दिक्कत आए या टारगेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, वहां पे मैं भी अवेलेबल रहता हूँ। और कंप्लीट तैयारी करनी है आपको तो उसके लिए तो आरबी का ऑफिसर बैच लें, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस और मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, 1999 में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान मिलेगा, प्री प्लस मींस कंप्लीट प्रिपरेशन, क्लासेस, मॉक, सब कुछ लेटेस्ट पैटर्न पे, हर क्लास की पीडीएफ। इस तरीके से तैयारी होगी कि कभी कुछ छूटेगा नहीं, कभी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सेक्शन में। ये ऑफिसर बैच हो गया। मैथ्स करना है तो मैथ्स के लिए मेरा कोर्स अवेलेबल है, बाकी अलग अलग चीजें आपको आरबी की वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे दोनों जगह मिल जाएंगी। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे, टोटल सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम टेस्ट में पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल, इस टाइप के काफी सारे सवाल सीजीएल 2025 टीयर 1 में पूछे गए थे। कहता है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो रेशनल भी है और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। भाई जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये ऑटोमेटिकली रेशनल तो होते ही हैं। क्या पता है आपको, जो रेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो नंबर जिन्हें मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, यही होते हैं रेशनल। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें फिर इंटीजर्स पढ़े थे कि भाई इंटीजर्स होंगे या फ्रैक्शंस होंगे। फ्रैक्शंस के अंदर हमने देखा था कि भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला हो गया या और हमारे नॉर्मल हो गए। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं भाई, वो फ्रैक्शंस होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर k 5 की पावर m, मतलब इस फॉर्म में होता है। मतलब डिनोमिनेटर में 2 का कोई फैक्टर और सिर्फ 5 का कोई फैक्टर होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। अब जैसे यहाँ पे है 7, 2/7, तो ये फ्रैक्शन मेरा टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्योंकि आगे मैं इसे काट नहीं सकता। 7 में 2 की पावर नहीं है, मतलब 7 इज नॉट समथिंग 2 की पावर k या 5 की पावर k।
क्यों? क्योंकि जब आप इसे सोल्व करेंगे ना, आप देखते हैं सर 1/7 को आपने याद भी किया होगा, ये होता है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा सकते हो, या फिर ये आगे बढ़ता चला जाता है, इनफाइनाइटली जाता है, तो टर्मिनेट नहीं होता डेसिमल। ऐसे अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा। 8 क्या है भाई? 2 की पावर 3 है। 8 क्या है? 2 की पावर 3। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्यों होता है? जैसे 3/8 हमने किया, हालांकि आपने पढ़ा भी है, ये वाली वैल्यू होती है 0.375, फिर भी नहीं पता तो हम कहते हैं यार ये 3 है, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं क्या 5 की पावर 3 से, और इधर भी 5 की पावर 3 से, तो आप देखेंगे ये क्या बन गया, 2 इंटू 5 क्या बन जाता है? 10, 10 की पावर 3, और ये मेरे पास 375 बनेगा। 10 की पावर 3 का मतलब है पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू आएंगी? 3 वैल्यू, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल। डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, और अगर 10 क्या होता है? 2 और 5 का फैक्टर होता है, तो अगर 2 और 5 भी है तो उसे मैं ऑटोमेटिकली 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, जिससे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाता है। तो सोल्व करेंगे तो 0.375 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता, ये तो इरेशनल नंबर होता है रूट में, और ये भी इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें भाई पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हम नहीं लिख सकते। पाई भी रेशनल होता है, अप्रिमेय संख्या होती है, और √5 भी। चलें आगे, √5 के एसर्ट इरेशनल होते हैं। ये वाला सवाल एसएससी सीएचएसएल 2019 में भी आया, उसके बाद भी 2-3 बार एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। टीसीएस पैटर्न पे ये वाला सवाल पूछा जाता था, बट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। एजेंसी कोई भी ये सवाल डाल सकती है। कहता है x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 है। एक्स जेड वाई स्क्वायर के अगर बराबर है तो डिफरेंस बता दो जेड एंड एक्स में क्या होगा। जब हमसे बोलता है डिफरेंस बताओ जेड और एक्स में, इसका मतलब होता है जेड माइनस एक्स, लेकिन मॉड्यूलस में। मतलब हमें जब भी डिफरेंस लिखा हो ना, खाली हमें पॉजिटिव बताना होता है। जरूरी नहीं है कि भाई जेड ही बड़ा हो, एक्स भी बड़ा हो सकता है जेड से, और डिफरेंस पूछेगा तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट ही बताएंगे, ये हमें मान के चलना होता है। अब इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने अच्छे तरीके से कर रखा है तो उन्हें पता है भाई ये वाले क्वेश्चन की उन्हें वैल्यू भी याद होगी कि भाई इस तरह का कई बार एग्जामिनेशन में एसएससी ने पूछा है कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये दे रखा है। तो इस तरह के केसेस में जनरली क्या होता है मेरे पास, आप कहते हैं सर एक वैल्यू मेरे पास 9 आती है, एक वैल्यू मेरे पास 4 आती है, और एक वैल्यू 6 आती है। और अगर एक्स जेड इक्वल्स टू वाई स्क्वायर दे रखा हो तो उस केस में भाई 9 और 4 किसका बराबर हो जाएगा? 6 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो y मेरा 6 चला जाता है, और x और z में रहता है कि किसी को 9 किसी को 4 अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ये केस मतलब एक स्पेसिफिक केस है, कहीं भी अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 19 दिखे तो हमारे पास जनरली जो वैल्यूज पे सेटिस्फाई करेगा वो इन्हीं वैल्यूज पे एग्जामिनर काफी टाइम से पूछता हुआ आ रहा था, तो ये वैल्यू भी याद हो गई थी, है ना। अगर नहीं करना ऐसे तो अब बेसिक से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, थोड़ा सा बस टाइम जरूर लगेगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन और तीसरी। 3 इक्वेशन है, तीनों वेरिएबल है, वैल्यू पुट तो अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा। अब बेसिक से भी सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो रिलेशनशिप मेरे पास क्या है, मुझे क्या रखा भाई, एक्स जेड क्या है, वाई स्क्वायर के बराबर है ना। यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, और ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। तो कोशिश ये करेंगे भाई ये वाली चीज को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, मैंने x प्लस जेड लिखा इक्वल्स टू 19 माइनस वाई के बराबर लिख सकता हूं। अब होगा क्या, देखो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स जेड आएगा 2xz, और यहाँ पे एक्स जेड का रिलेशनशिप वाई स्क्वायर से, और यहाँ पे मेरे को वाई स्क्वायर मिल जाएगा, तो कुछ ना कुछ तिगड़म लगेगी। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एग्जाम टाइम में डायरेक्टली नहीं सोच पाएंगे, चिंता मत करो, ये मत सोचो कि एकदम अगर नहीं कर रखा पहले क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, बहुत टाइम चाहिए सोचने के लिए, तब जाके बनेगा ये सवाल। तो ये 19 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, आप कहेंगे सर ये 19 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 19y, क्या यही वैल्यू आने वाली है। अब देखो xz मेरा किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के बराबर है ना। तो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या इसे भी वाई स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 133 माइनस वाई स्क्वायर, 133 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 19 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19y। ये मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया। और अब देखो इन दोनों को करेंगे तो वाई स्क्वायर बचेगा और ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास ये 3 टर्म्स कट जाती हैं, 1 2 और 3। अब मेरे पास क्या बचा, ये वाली वैल्यू बची 2 इंटू में 19y, ये किसके बराबर 19 स्क्वायर और इधर जाके माइनस का 133।
अब आप देखेंगे 19 से काट सकते हैं कि हम इसे, ये वाली वैल्यू मेरे पास 19, ये स्क्वायर हट गया और ये 7 आ गया, तो मेरे पास 2y किसके बराबर 12 के, और यहां से y का मान मिल जाएगा मेरे को 6। अगर y का मान मिल गया 6, तो यहां पे आप पुट करेंगे तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा, x प्लस जेड, क्या ये मेरे पास 13 के बराबर आ गया, और एक्स जेड मेरे पास कितना, y का स्क्वायर 6 स्क्वायर मतलब 36। अब आप खुद से सोचो x और y की क्या वैल्यू हो सकती है जो इन दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसे फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो भाई। 36 के दो फैक्टर ऐसे जिनका सम मेरे पास 13 आ जाए। आप कहेंगे सर 1 से स्टार्ट करा, 1 इंटू 36, 2 इंटू 20, 18। हालांकि 9 और 4 दिख जाएगा, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कैसे करते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते चले जाओ। फिर मेरे पास 3 इंटू में 12 आएगा, 4 इंटू में 9 आएगा, है ना। ऐसे ही चलेंगे हम एक एक करके। जैसे ही 4 और 9 दिखा, इनका सम क्या हो गया 13। यहाँ पे तो ज्यादा था, यहाँ ज्यादा था, यहाँ ज्यादा था, नहीं होगा। तो मेरे को वैल्यूज मिल गई भाई। एक मेरे पास क्या होगा 4 और एक मेरे पास होगा 9। दोनों चीजें पॉसिबल हैं। मेरा अगर x क्या हुआ 4 हुआ तो मेरे पास z क्या हो जाएगा 9। अगर x 9 हुआ तो z कितना हो जाएगा 4। कुछ भी हो, दोनों केसेस में मेरे को डिफरेंस पूछा है तो 4 माइनस 9 -5 मॉड्यूलस में करूंगा तो 5 आ जाएगा। और अगर मैं 9 माइनस 4 कर देता हूं तब भी मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, 5 मिल जाएगा। तो ये इस सवाल का उत्तर है। ये इसका बेसिक अप्रोच है जो कि थोड़ा लंबा है और एक रियल टाइम में कर पाना मुश्किल। तो अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल दिख रहा था, आपको कुछ आइडिया नहीं था, तो आपको आगे बढ़ जाना था इस सवाल के अंदर, काम खत्म। ये वाला सवाल साथ के साथ करने वाला सवाल था। जैसे रूट के अंदर 7 प्लस 2 रूट 10 प्लस 7 माइनस 2 रूट 10 डिवाइडेड बाई रूट 2 कैसे सोल्व करते हैं यार। अब मेरे को ये बताओ, रूट के अंदर 7 प्लस 2 रूट 10 को सोल्व करूंगा तो हम कोशिश करते हैं भाई अंदर जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बना दें। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आप कहते हैं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है मेरे पास, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मैं कंपेयर करूं तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम कोशिश करते हैं भाई रूट वाले के अंदर जो पार्ट है इसे हम a भी ले लेते हैं, इधर 2 को कंपेयर करते हैं और 7 को हम बनाने की कोशिश करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मेरे पास अगर क्या है, a भी है मेरे पास रूट 10 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है a और b में। कुछ इस तरीके से उनके स्क्वायर का सम क्या आ जाए मेरे पास भाई 7 आ जाए, तो आपको इजीली दिख जाएगा √5 और √2। a मेरा √5 हो जाए, b मेरा √2 हो जाए, तो √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर, क्या ये 7 बन गया। और यहाँ पे मेरे पास ये वाली वैल्यू 10 इसके बराबर आ गई। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट रहता है। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आया तो मैं कह सकता हूँ भाई रूट के अंदर मेरे पास ये वाली वैल्यू √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी √5 प्लस √2 मिलेगी। ये बस समझाने की दृष्टि से इसके पीछे का बैकिंग क्या होती है वो, वरना ट्रिक के माध्यम से तो आप कह ही देते सर ये 10 है, 10 को 5 और 2 में ब्रेक करेंगे, 5 प्लस 2 7 आता है, तो उस तरीके से मेरे पास √5 प्लस √2 बसता है। ये चीजें आपने पढ़ी हुई है, बस मैं ये कैसे आया ये भी आपको समझाता हुआ चल रहा हूं जिससे कि आपके कंसेप्ट कभी भी लैक ना करें, होता कैसे है ये समझ आया। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगा, क्या ये आया √5 प्लस √2। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लेता तो आप कहते सर सब कुछ सेम है, बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आता है √5 माइनस √2 और डिवाइडेड बाई मेरे पास वैल्यू आएगी √2। आप देखेंगे 2√5 डिवाइडेड बाई √2 बचेगा, √2 से √2 कट गया, 2√5 डिवाइडेड बाई √2। 2 को काटूंगा √2 से तो √2 मिलेगा, √2 इंटू √5। अगर दोनों में मेरे पास रूट है तो रूट कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू में 5 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या ये √10 हो जाएगा। चलें आगे, इजी सवाल था ये वाला सवाल, अच्छा सवाल है। किसका, टाइम एंड वर्क का, जनरली आप लोगों ने कर ही लिया होगा। कहता है ए एक काम को 80 डेज में कंप्लीट कर सकता है, उसके बाद बी 25% ज्यादा एफिशिएंट है ए से, तो ए और बी 25% क्या होता है भाई, ये वाली वैल्यू तो होती है मेरे पास 1/4। तो भाई ए की एफिशिएंसी अगर 4 होगी तो बी की एफिशिएंसी एक ज्यादा क्या हो गई 5 हो गई। आगे कहता है सी 20% ज्यादा एफिशिएंट है बी से, 20% क्या होता है 1/5। तो बी ऑलरेडी 5 दे रखा है तो सी क्या हो जाएगा भाई, ये इससे 1 ज्यादा, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6।
कहता है बी ने अकेले 25% काम को किया। अच्छा, टोटल काम कितना होगा? मैंने कहा भाई ये इनकी मैंने क्या मानी, एफिशिएंसी मानी। टोटल वर्क होता है मेरा एफिशिएंसी इनटू में टाइम, हमें सिर्फ ए का टाइम दे रखा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास भाई 4 इंटू में 80, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। अब हमसे कहता है कि भाई बी ने क्या किया, अकेले 25% काम किया, तो 25% क्या होता है 1/4, 1/4 ऑफ 4 इंटू 80, ये किसने किया, बी ने किया, बी की एफिशिएंसी है 5, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या एफिशिएंसी, ये क्या आ जाता है टाइम आ जाता है, तो बी को इतना टाइम लगा होगा। आगे कहता है भाई रिमेनिंग वर्क ए और सी ने मिलके कंप्लीट किया। अब 1/4 किसने कर दिया, बी ने कर दिया, तो 3/4 बचेगा। 3/4 किसका, 4 इंटू 80 का, और ये किसने मिलके किया, ए और सी ने मिलके किया, 4 जमा 6, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10। तो टोटल टाइम कितना लगेगा भाई, बी का टाइम और ए और सी का कंबाइंड टाइम। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 4 से 4 कट गया, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया, 80/5 16, और यहाँ पे मेरे पास 240 डिवाइडेड बाय 10 24, क्या ये मेरे पास 40 बन गया। चले आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया, स्टेप बाय स्टेप करना, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक स्फेयर है, उसका एरिया दे रखा है 256 पाई, रेडियस को अगर हम ट्रिपल कर दें तो हमारा सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। भाई स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr² होता है, तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है एरिया, क्या ये r² पे, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट है ना। अगर मैं क्या कर दूं, रेडियस को ट्रिपल कर दूं, तो अब यहां पे रेडियस था मेरे पास मान लो r, अब सेकंड केस में मैंने क्या कर दिया, रेडियस को 3r कर दिया, तो एरिया क्या हो जाएगा 3r के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो एरिया क्या मेरा 9r² को करस्पॉन्ड करेगा। हमें बताना है कि भाई कितने परसेंट मेरा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। अगर आप रेशियो के टर्म्स में देखें, आप चाहें तो यहाँ पे 4π लगा सकते थे कि भाई 4π इधर भी लगा दिया और 4π इधर भी लगा दिया, ये मेरा ओल्ड एरिया, ये मेरा क्या है न्यू एरिया, तो मेरे पास इन दोनों का अगर मैं रेशियो लूंगा तो ये वाली वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे 1/9 आ जाएगी। कितना इंक्रीज हो गया, 8 इंक्रीज हो गया, कितने पे 1 पे, तो 8/1 इंटू में 100%, क्या ये वाली वैल्यू 800% आ गई। ये बिल्कुल बेसिक से हमने देख लिया है ना। और क्या कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन में, आप देखो ये सब चीजें ना समझाने की दृष्टि से ठीक है, करने में एग्जामिनेशन में आपको भी पता है भाई मेरे पास क्या है एरिया रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मैंने रेडियस को ट्रिपल करा तो एरिया में क्या चेंज होगा, आप कहेंगे सर मान लो पहले मेरे पास 1 था तो अब न्यू क्या हो गया रेडियस 3, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये इनके फाइनल एरिया में देखने का मिलेगा, पुराना ये है तो न्यू ये, और ये 1/9 कितना बढ़ गया भाई 8 बढ़ गया, कितने पे 1 पे, तो कितना होता है 800% होता है, ठीक है। एग्जाम में बस इतना ही करना होगा, जो ये वैल्यू दे रखी थी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये 3 या 4 सेकंड में करने वाला सवाल था, इससे ज्यादा नहीं था, पढ़ते ही मतलब टिक करना था आपको। ये सवाल हमें दे रखा है, क्वेश्चन में कहता है P और Q एक 16 किलोमीटर की रेस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ते हैं, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पे 1500 मीटर, है ना। P और Q है, एक कंप्लीट करता है 200 सेकंड में एक राउंड, और दूसरा कंप्लीट करता है मेरे पास कितना 250 सेकंड में एक राउंड। हमें बताना है कि भाई कितने टाइम के बाद स्टार्ट से जो फास्टर पर्सन है स्लोअर पर्सन को मिलेगा आखिरी टाइम, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम, मतलब रेस कंप्लीट होने से जस्ट पहले जब भी मिल रहा होगा तब तक का मेरे को क्या बताना है टाइम बताना होगा। कैसे सोल्व करेंगे इसे, देखो मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस में रहते हैं। एक तो आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे 1500 मीटर 200 सेकंड में कवर कर रहा है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी पी की 1500/200, और उसकी स्पीड हो जाएगी 1500 डिवाइडेड बाय 250। आप देखेंगे ये 2 कट गया मेरे पास, ये आएगा 7.5 और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 6, तो
जनरली जब रेस में यही नहीं दे रखा होता किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि भाई वो दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। और सेम डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मैंने कहा भाई रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये पहली बार कब मिलेंगे, जब इनके बीच का गैप जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब हो क्या रहा है अभी 1 सेकंड के अंदर 1.5 मीटर की दूरी आ रही है इनके बीच में। मिलेंगे कब, जब इनके बीच में 1500 मीटर की दूरी आ जाएगी सर्कुलर ट्रैक के केस में, है ना। तो भाई 1500 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा 1.5 की स्पीड से, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू होगी मेरे पास 1000 सेकंड। तो वो पहली बार 1000 सेकंड में मिलेंगे, फिर दोबारा 1000 सेकंड को ऐड करोगे इसमें तो 2000 सेकंड पे मिलेंगे, फिर ऐसे ही आप 1000 ऐड करोगे तो 3000 सेकंड पे, इस तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया। रेस कम खत्म कब होती है हमारी, जब जो सबसे फास्ट पर्सन होता है वो क्या करता है, हमारे अपनी रेस को कंप्लीट कर लेता है, मतलब जीत जाता है। हमारी लेंथ कितनी है भाई, 16 किलोमीटर का मेरा क्या है, रेस ट्रैक है। फास्टर पर्सन को रेस कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आप कहेंगे सर 1500 मीटर का एक राउंड है। अगर 16 किलोमीटर की रेस है तो मेरे पास 16,000 डिवाइडेड बाय 1500, कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, है ना। एक राउंड में फास्टर पर्सन कौन सा होगा, पी होगा, जिसकी स्पीड है 200, मतलब ये 200 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है 1500। तो कितना टाइम लगेगा इतना डिस्टेंस कवर करने में 16 किलोमीटर को, तो इनटू में आप 200 कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 जीरो से तो ये 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगी। उसके बाद 5 से काटूंगा तो ये 2 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो 32 दूनी 34, 3400 भाग 3 आया ये वाली वैल्यू मेरे पास। तो आप देखेंगे 2133, लगभग इतने सेकंड में मेरी रेस कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये 1000 सेकंड के बाद मिल रहे हैं, फिर 2000 सेकंड के बाद मिलेंगे, फिर 3000 सेकंड के बाद मिलेंगे। क्या 3000 सेकंड तक रेस चलेगी मेरी, फास्टर पर्सन जीत चुका होगा 2133 सेकंड पे। तो भाई लास्ट मेरी रेस ये आखिरी बार कब मिलेंगे, 2000 सेकंड के बाद मिलेंगे। और यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो 2000 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लो, 2000 डिवाइडेड बाय 60, या इसे ऐसे कर लेते हैं, सबसे बेस्ट मेथड ये है, 2000 को 60 से करा तो मेरे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू आएगी। पहले 3 जा 180 और फिर मेरे पास यहाँ पे आ गया 20 और एक जीरो फॉरवर्ड हो गया, फिर 3 जा 180। तो अब मेरे पास बच गया 20। तो ये 20 जो रिमाइंडर बचता है ये सेकंड कर लो, जो ये बचता है ये होता है मेरा मिनट में। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 30 मिनट एंड 20 सेकंड, 33 मिनट एंड 20 सेकंड। क्लियर है क्वेश्चन सभी लोगों को। अगला सवाल कहता है ए और बी एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं इक्वल इन्वेस्टमेंट से। तो मान लो ए ने भी एक्स इन्वेस्ट करा और बी ने भी क्या करा, एक्स इन्वेस्ट करा। लेकिन 6 महीने के बाद ए 20,000 रुपए और जोड़ देता है और साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है 50,000 का, उसमें बी का शेयर 20,000 का होता है। तो हमें बताना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखो क्वेश्चन अगर हम पूरा पढ़ लेते हैं तो हमें समझ में आया कि भाई बीच में कब ब्रेक आ रहा है। एक तो 1 साल की बात कर रहे हैं जिसमें 12 महीने होते हैं, और बीच में एक बार बात कर रहे हैं 6 महीने की, उसमें कुछ चेंज करता है ना। तो अगर मैं रेशियो निकाल लूं तो मेरे पास 1:2, 6 महीने को मैं 1 रेशियो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और 12 महीने को 2 रेशियो से। करने को आप पूरा पूरा भी कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, हमें टाइम का रेशियो चाहिए होता है। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो हम ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो भाई ए की इन्वेस्टमेंट भी एक्स है, बी की इन्वेस्टमेंट भी मेरी क्या है, एक्स है। ए ने क्या करा, 6 महीने तक कुछ नहीं छोड़ा, सेम इन्वेस्टमेंट रखी। फिर 6 महीने के बाद उसने 20,000 और इन्वेस्ट कर दिए। तो अब एक इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्स प्लस 20,000, और वो कितने टाइम के लिए है, अगले 6 महीने के लिए है। तो ये कंबाइंड एक्स के प्रॉफिट, ए के प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही बी की बात करूं, बी ने इन्वेस्टमेंट एक्स ही रखी लेकिन पूरे 12 महीने तक, जो कि 2 रेशियो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई, बी का प्रॉफिट हो गया। हमें कहा टोटल प्रॉफिट 50,000 है, जिसमें बी का शेयर है 20,000। तो ए का शेयर कितना होगा, आप कहेंगे सर 30,000। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास, क्या ये 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, क्या ये 3:2 आ गया। हमें बताना है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या थी उनकी, इनिशियल व्हाट वाज देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली 2 चीजें हो सकती हैं एग्जामिनर हमसे यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे,
या तो वो मांग सकता है कि ए और बी की कंबाइंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, ये भी पूछ सकता है। या वो हो सकता है क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट इक्वल थी, जब इक्वल वाला केस होता है तो कई बार क्या होता है वो इंडिविजुअली पूछ रहा होता है, भाई किसी भी एक की बता दो कि इनिशियली उन्होंने कितने कितने इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो डिपेंड करेगा। अब देखते हैं ऑप्शन में अगर ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप यहाँ पे अपना आंसर निकालेंगे। आप देखेंगे सोल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे 2x है, 6x होगा, यहाँ पे 2x होगा और प्लस 2x, ये यहाँ पे 1 था तो 1 ही तो आएगा, 6 महीने के लिए 1 रेशियो लेना था, तो ये x प्लस एक्स 2x इंटू 2 4x, 6x माइनस 4x ये बचेगा 2x, और यहाँ पे 2 इंटू 20,000 ये वाली वैल्यू हो जाएगी 40,000। 2x मेरा 40,000 के बराबर है। अगर कंबाइंड पूछ रहा होता है इन्वेस्टमेंट 2x 40,000 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो हम इंडिविजुअल पे जाएंगे और हम कहेंगे सर 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा होगा। चलें आगे। तो इंडिविजुअली दोनों की इनिशियली क्या क्या इन्वेस्टमेंट थी वो पूछ रहा है। कहता है एक सिटी काउंसिल है, देखो जैसे 4 लाइन का क्वेश्चन हो गया, 5 लाइन का, लास्ट के लिए छोड़ने है, ये मैं करा रहा हूँ आपको साथ के साथ, मुश्किल सवाल नहीं है बट फिर भी। एक सिटी काउंसिल है जिसके अंदर सिटी काउंसिल के इलेक्शन में टोटल 4800 वोट डली। 3 लोग हैं, माया, कबीर और सारा। तो माया, कबीर और सारा, ये 3 लोगों ने लड़ा। 15% टोटल वोट्स क्या हो गई, इनवैलिड डिक्लेयर कर दी गई। तो इनवैलिड कितनी हो गई भाई, 15% हो गई, तो ये इनवैलिड अलग लिख देता हूं, और बाकी भी बची हुई वोट इन सब में बटी होंगी, है ना। आगे क्या आता है, माया को 1/3 वोट मिली है जो कबीर को मिली है, तो भाई कबीर को 3x मान लेते हैं तो माया का x हो जाएगा, है ना, उस हिसाब से मान नंबर लेना है। एवरेज और माया और कबीर की वोट्स का एवरेज मिला है सारा को, तो इन दोनों का एवरेज 4x डिवाइडेड बाई 2x मिला होगा सारा को, है ना। हमें बताना है कि माया को कितनी वोट मिली, x का मान बता दो कितना होगा। आप कहेंगे सर 50% तो इनवैलिड हो गई, बची कितनी 85% टोटल वोट्स का जो इन तीनों में बटी होगी। 85% ऑफ टोटल वोट्स किसके बराबर, 6x के बराबर। हमें x का मान बताना है, x प्लस 3x प्लस 2x 6x ही है ना ये, तो 6x किसके बराबर हो गया, 85% ऑफ टोटल वोट्स। 85% क्या होता है, 17/20। टोटल वोट्स कितनी है भाई मेरे पास, 4800। अब देखो ये 17 को तो कुछ काट नहीं पा रहा है यहाँ पे, आप ऑप्शन में ये चेक कर सकते हैं 17 का मल्टीपल कौन सा है। 4 ऑप्शन देखेंगे, एक ही ऑप्शन है जो 17 का मल्टीपल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, तो यही आंसर आ जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं और हमें बताना है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा सरकम सर्कल का। अब देखो जब भी ट्राइंगल की बात कर रहे होते हैं, 3 साइड दे रखी होती है, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आपको कुछ ट्रिपलेट्स तो याद रहते हैं, है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं, आप रेशियो निकाल लो। जैसे मेरे पास ये 48 है, ये 140 है और ये 148 है, इनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो मेरे पास ये किस किस से कट रहा है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है, सारी वैल्यू 4 से कट जाएंगी। तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 12, ये वाली वैल्यू 35 और ये वाली वैल्यू किसकी 37 आ रही है। क्या मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। और आप देखेंगे 12, 35 और 37 तो क्या बनाते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं। मतलब हमें पता है 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर प्लस 37 स्क्वायर क्या होता है भाई, ये मतलब इन इक्वल्स टू 37 स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मतलब ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये वैल्यू होती है। अब इसमें कुछ यहाँ पे मैंने डिवाइड किया, अगर इन सभी वैल्यूज में मैं क्या कर दूं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स रहेंगे। तो मेरे को ये समझ में आया भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो भाई बहुत आसान है। और अभी आपको इस तरह के क्वेश्चन को तो देखते ही आपको क्या चेक करना ऑप्शन में वो भी बताऊंगा। तो मैंने कहा भाई एक साइड मेरे पास 12 होगी, एक मेरे पास 35 हो सकती है, और जो हाइपोटेनियस होती है वो मेरी सबसे बड़ी साइड होगी, तो ये 37। हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में जो मिडल पॉइंट होता है ना हाइपोटेनियस का, यही होता है मेरा सर्कम सेंटर का पॉइंट। ठीक है, सर्कम सेंटर के पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस पॉइंट को सेंटर मान के इस पॉइंट से ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होती है। ये सारा किसके बराबर होता है, रेडियस के। और मैं यहाँ पे अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं तो तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये सर्कम सेंटर का पॉइंट है तो मेरे पास हाइपोटेनियस अगर दे रखा है तो सर्कम रेडियस क्या होता है,
ये होता है हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाली वैल्यू आएगी 37 तो नहीं है यहाँ पे भाई, एक्चुअल वैल्यू क्या थी हमारे पास वो रख दो, ये समझाने के लिए था। ये 48 था, ये वाली वैल्यू 140 थी और ये 148 था। तो आप कहेंगे सर मेरे पास रेडियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाई 2, तो 148 बाई 2 भी रख सकते हैं, वरना मैं ट्वाइस रेडियस कह सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस के बराबर ही है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, 2 पाई आर ही तो होता है, या मैं लिख सकता हूँ 2r इंटू में पाई, और 2r क्या है, हाइपोटेन्यूस जो 148 क्वेश्चन में दे रखा था ये वाली वैल्यू, तो क्या ये 148 हो गया और इसके आगे बस पाई लग गया, सरकमफ्रेंस पूछा है तो। चेक क्या करना है अब, देखो ये सारी कहानी घूम फिर के हम वहीं आ गए। जब भी एक ट्राइंगल की तीनों साइड मुझे दे रखी हो, तो सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि चांसेस राइट एंगल ट्राइंगल के होते हैं, वरना क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है सोल्व करने में, और एग्जामिनर यही पूछता है ज्यादातर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, हमने मान लिया, हमने वेरीफाई भी नहीं किया, हमने मान लिया भाई राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो आप कहेंगे सर हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। और अगर सरकमफ्रेंस पूछा है तो 2 पाई आर होता है, या 2r इंटू में पाई होता है, तो 2r तो क्या होता है भाई, ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो मैं कह सकता हूँ हाइपोटेन्यूस पाई। क्या ये मेरा सरकमफ्रेंस होगा, क्या 148 पाई ऑप्शन में था मेरे पास, था, तो भाई यही आंसर हो जाता, काम खत्म हो गया। ठीक है, बाकी आप जनरली और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम केसेस में आपका आंसर जो आप इस तरीके से लगाते हैं बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि एग्जामिनर देता ही राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सवाल कहता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसके बराबर, ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा है, और हमें वैल्यू बतानी है किसकी, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। क्या बताना है, सबसे पहले ये देखा करो, एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। इंडिविजुअली वैल्यू तो हमें पता है एक्स और वाई की निकालना बहुत मुश्किल है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स वाई की वैल्यू मिल गई, काम चल जाएगा। आप मुझे ये बताओ, जो ये वाली वैल्यू होती है किसके बराबर होती है, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। हमने क्या कर दिया, पावर आधी कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। पावर आधी करने में यहाँ पे एक्स वाई के आगे पॉजिटिव रखा, अभी यहाँ पे पॉजिटिव था, अगला क्या कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होता है, ये अलजेब्रा में हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं, और ये हो गया 273। आप देखेंगे मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी है, ये ऑलरेडी गिवन है 21, तो 21 से काट दूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई किसके बराबर आएगा, ये 1 जा जाएगा और फिर 3 जा जाएगा, ये आ गया। तो यहां से हमें ये रिजल्ट मिला। और क्या दे रखा था क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या ये वाली वैल्यू मुझे 21 दे रखी है। अब एक तरीका तो ये दोनों को भाई सम करूंगा, तो आप एक्स वाई कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई मेरे पास, 21 प्लस 13 के, है ना। डिफरेंस निकाल लूंगा तो आप कहेंगे सर 2xy, ये किसके बराबर आ गया, 21 माइनस 13, और इनका अगर आप रेशियो ले लेंगे तो मेरे पास जो चाहिए था, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यही चाहिए, और ये वाली वैल्यू 34 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 13, ये वाली वैल्यू 34 बाई 8, और ये 17 बाई 4 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसको अगर मैं सम करता हूं, मतलब आप इसमें क्या कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं, मैं पेयरिंग कर सकता था भाई इसकी इसकी, तो इनमें अगर कंपोनेंडो एंड ऐसे डिवाइड करके कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं, तो हम ये पढ़ते हैं ना a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, इनमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ तो a बाई बी बचता है ना। और अगर ये 21 बाई 13 था, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने पे ये क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं 21 प्लस 13, और फिर न्यूमरेटर से माइनस करते हैं डिनोमिनेटर को नीचे की साइड, तो यहां से भी आपको सेम आंसर मिल जाता है, डेट इज 17/4 सिंप्लीफाई करके। ठीक है, तो आपके ऊपर है, वरना बेसिक तो आपको पता ही है। कहता है एक ट्राइंगल की वर्टिसेस दे रखी है हमें 1,2, 6,2, 3,8, हमें बताना है भाई इसका एरिया क्या होगा।
सबसे बढ़िया सुलेश फॉर्मूला लगाओ इसमें, और कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। शिफ्टिंग करके वो सारी चीजें करने की जरूरत नहीं, उसमें टाइम जाता है। आपने 3 वर्टिसेस देखी ना भाई, जो पहली वर्टिसेस थी उसे दोबारा लिख दो, नीचे लिख दिया 1, 2, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, डिफरेंस निकाल लो। मैंने कहा भाई 2 इंटू में 6 माइनस 1 इंटू में 2, ये 12 माइनस 2, सॉरी मैंने एरो ऐसे लिया था ना, तो एक ही साइड से चलो, पहले यहां से इधर मल्टीप्लाई करा तो 1 इंटू में 2 माइनस में 2 इंटू में 6, हालांकि फर्क बाद में नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ही ऑर्डर मेंटेन करना है। तो ये वाली वैल्यू आ गई -10। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 6 इंटू में 8 48, माइनस में 2 इंटू 3 6, 48 माइनस 6, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई। 3 इंटू 2 6, 8 इंटू 1 8, 6 माइनस 8 कितना हो गया भाई, -2। अब जो ये वैल्यू बनी, इन तीनों का क्या कर दो, सम कर दो। इसे बोलते हैं सुलेश फॉर्मूला। बचपन में जूते देखे ना, जूते के फीते ऐसे क्रॉस में बांधते थे आप, तो यही हमारे पास ऐसा होता है डायरेक्टली। और ये आपको क्वाड्रिलेटरल का निकालना है, अगर 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे उसमें भी ऐसे सुलेश फॉर्मूला यूज करते हैं। स्टार्टिंग वाला कोऑर्डिनेट लास्ट में एक बार और डाल दो और ऐसे कर दो। एक सिंगल फॉर्मूला ट्राइंगल का हो, क्वाड्रिलेटरल को, सब जगह यूज होता है। अब मेरे पास इसका कंबाइंड सम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास -30। अब जो यहाँ पे सम आया, इसे मॉड्यूलस में लिखा और इसमें क्या कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपना एरिया निकालने के लिए। ये 30 डिवाइडेड बाई 2, ये आया 15। ये मेरा क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? सुलेश फॉर्मूला अच्छे तरीके से समझ लीजिए। कहता है एक सर्टेन सम को इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो वो बन जाता है इतना। सेम सम को अगर हम रखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे ही 5 साल के लिए, तो वो बनता है मेरे पास यहाँ पे 12600। हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा अगर दोनों केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम था। तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है, मान लो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरा है SI, तो यहाँ पे प्रिंसिपल में 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया, यहाँ पे प्रिंसिपल में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ गया। तो आप कह सकते हैं सर कितना ज्यादा जुड़ गया, यहां से यहां तक जाने में 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट और एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का निकाल सकता हूँ, इसमें से इस वाली वैल्यू को घटाया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 205 और यहाँ पे 2520। ये कितने का है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 1 साल का निकालना है तो भाई मेरे पास डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा, और मुझे प्रिंसिपल पे जाना है तो जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। तो पहले 1 साल का ही निकाल लेते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने कहा यहाँ पे भाई ये वाली वैल्यू 840 आ गई, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ये था सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 3 साल का। 1 साल का ये आ गया। 2 साल का कितना आएगा, आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई करा 1680 आया। अगर मैं वापिस आ जाऊं यहां से पीछे, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1680 घटा दूं तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, क्या ये 8400 ये आ गया। 8400 पे में मुझे 1 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 840। कोई बच्चा भी बताएगा कि भाई ये 10% होता है, इसका 10% मतलब 840 का ब्याज मिल रहा है 1 साल का, तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलें आगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा 7/5 दे रखा है, हमें बताना साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अगर साइन प्लस कोस मुझे दे रखा हो के बराबर, तो हम कहते हैं भाई साइन माइनस कोस किसके बराबर होता है, प्लस माइनस रूट के अंदर 2 माइनस के स्क्वायर, इसके बराबर रहता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है साइन थीटा के लिए। अब यहाँ पे अगर हम सोल्व करेंगे तो ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है, क्या ये 7/5 के बराबर है। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा मेरा किसके बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर 2 माइनस 7/5 का होल स्क्वायर। तो ये 25 50 माइनस 49, तो ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे 5 का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा। तो क्या यही वैल्यू बची। अब यहाँ पे प्लस माइनस लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे को क्या बताना है, साइन माइनस कोस डिवाइडेड बाई साइन प्लस कोस, तो 1/5, क्योंकि यहाँ पे कहीं माइनस दे नहीं रखा तो प्लस वाला ले लेंगे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास 7/5। क्या आंसर है, क्या 5 से 5 कट जाएगा, 1/7। ये इस सवाल का उत्तर है। अभी मेरे दिमाग में यही सोल्यूशन आया है इसका, ठीक है। हो सकता है और भी कोई सोल्यूशन अवेलेबल हो जिससे और सिंप्लीफाई हो जाए। जनरली हम यही फॉर्मूला याद रखते हैं, इससे हो जाता है काम खत्म।
और कुछ अगर आप करना चाहते इसमें तो साइन स्क्वायर माइनस कुछ फायदा नहीं था। चलें, कहता है एक पर्सन ने एक साइकिल खरीदी 10% डिस्काउंट पे एमआरपी पे, ठीक है। एमआरपी के 9/10 पे उसने साइकिल खरीदी, फिर उसने 500 रुपए उसके रिपेयर पे लगाए, तो 500 रुपए और लगा दिए, तो ये फाइनल कॉस्ट प्राइस से पड़ा होगा। फिर उसने बेचा इसे कितने का, 5500 का, आफ्टर गेनिंग 10%। तो भाई जो फाइनल वैल्यू बनी होगी इस पे 10% का प्रॉफिट लिया होगा, तो 11/10 हो गया। और ये कितने का बेच दिया भाई, 5500 का बेच दिया। हमें क्या बताना है, हमें बताना है भाई एमआरपी क्या होगा, एम का मान बताना है। सॉल्व कर लो, 11 से काटूंगा 500, ये इधर चला जाएगा तो 5000, 5000 में 500 घटा तो 4500, तो m इंटू 9/10 कितना हो गया, 4500 हो गया। 9 से काटूंगा 900, सॉरी 500 इंटू में 10 5000, ठीक है। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, करने की जरूरत तो नहीं है एक चीज लिखने की। कहता है आर की जो इनकम है वो 300% है एस की इनकम के। तो मेरे पास आर की इनकम और एस की इनकम, एस की इनकम अगर 1 है तो आर की इनकम 300%, मतलब इसका 3 गुना। 300% क्या होता है, 300 डिवाइडेड बाय 100, 3। अगर उसकी 1 है, कंपेयर कर रहे हैं तो हम, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया। आगे कहता है भाई जो आर का एक्सपेंस है वो 150% है, एस के एक्सपेंस के 150% क्या होता है, 3/2 होता है। तो भाई आर का एक्सपेंस अगर 2 है, सॉरी आर का एक्सपेंस 150% है एस के एक्सपेंस के, एस का 2 है तो आर का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर की इनकम 50% है एस के एक्सपेंडिचर के, तो मेरे पास एस का एक्सपेंस इतना है, तो आर का एक्सपेंस 5, आर की इनकम 500% है इसका, मतलब इसका 5 गुना। 500% का मतलब क्या होता है, 500 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 5, तो मतलब 5/1। अगर ये 1 है तो ये 5 होना चाहिए, इसका 5 गुना होना चाहिए। ये दे रखा है, तो हमें बताना है आर की सेविंग और एस की सेविंग का रेशियो। सेविंग क्या होता है भाई, इनकम में से एक्सपेंस को हटाएंगे तो हमें सेविंग मिलता है, लेकिन रेशियो भी मेंटेन नहीं है, हमें रेशियो मेंटेन करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है, आप कहेंगे सर इसे मैं अगर मान लूं x बेसिक बचपन वाला तरीका, इसे y मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर 2y, ये हो गई इसकी क्या भाई, एक्सपेंस एस का, इसका 5 गुना, इसका 500%। कौन है भाई, आर की इनकम है, तो आप कहेंगे सर ये 3y के बराबर हो जाएगा, सॉरी 3x के बराबर हो जाएगा। और आप सोल्व करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास x/y किसके बराबर हो जाएगा, 10/3 के बराबर हो जाएगा। x/y 10/3 का मतलब ये है कि भाई x की जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दो, y की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। या फिर आप इसे भी यहाँ पे 10a और 3a मान सकते हैं, है ना। x को जगह अगर मैं 10a रख दूं तो मेरे पास ये 30a, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 10a, ये 3a रखूं तो 9a, और ये कितना 6a। ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, इनका डिफरेंस लेंगे तो सेविंग कितना आ गया भाई मेरे पास 21a, और यहाँ पे 4a, ए हट जाएगा रेशियो लेने पे 21/4। ये बेसिक बिगिनर्स अप्रोच हो गई। थोड़ा सा फास्ट करेंगे तो बस कुछ नहीं करना होता, देखो इस चीज में कंपेयर जिसे करना है वो देखो, ये मेरे पास 3/1 था और ये मेरे पास 3/2 था, इसको कंपेयर करना था इससे, ये वाली वैल्यू इसका 5 गुना लेना था ना मेरे को, है ना। बस ये चीज है कि इसका 5 गुना ये लेना है। सबसे पहला काम करेंगे, इन दोनों को भाई इक्वेट कर लिया करो, कि दोनों को पहले बराबर बनाना है। अगर बराबर बनाना है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई और इसमें 3 से मल्टीप्लाई, क्या ये वाली वैल्यू अब ये वाली वैल्यू बराबर हो गई। अब इसको 5 गुना लेना है इसका, तो इसमें 5 से गुना कर दो, तो क्या अब ये वाली वैल्यू इसका 5 गुना हो गया, हो गया। रेशियो मेरा मेंटेन हो चुका। आप कहेंगे सर ये 10 30, ये 10, ये 9 और ये 6। इनकम और से एक्सपेंस का रेशियो ये आ गया, डिफरेंस लिया 21 और 4। चलें आगे। एक ट्राइंगल दे रखा है मुझे एबीसी, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री का दे रखा है। आगे कहता है कि भाई एम क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बीसी का।
तो ये मान लिया m मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब दो इक्वल भागों में बांटेगा, सर्कम सेंटर का पॉइंट हो जाएगा, कोई बात नहीं। d इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, तो d इस पॉइंट पे है और ये परपेंडिकुलर हो गया BC के। AB मुझे दे रखा है 7, AC मुझे दे रखा है 24, तो हमें वैल्यू बतानी है कि भाई AD बाय AM क्या होगा, AD बाय AM। आप ये बताओ मुझे 24 टू 7 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 25 के साथ, तो ये 25 ये मिड पॉइंट है। तो भाई आप कहेंगे सर जो मिड पॉइंट होता है हाइपोटेन्यूज का वही मेरा सर्कम रेडियस, वो सर्कम सेंटर भी होता है, तो ये R और ये भी R। तो अगर R का मान बताना, R क्या है AM, यहाँ पे ट्वाइस R 25 है, तो मेरे पास AM का मान कितना हो जाएगा 25/2, ये वाली वैल्यू डायरेक्टली दिख रही है। अच्छा अगर मेरे को AD का मान बताना है, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में अगर मैं इसे परपेंडिकुलर मान के करूं तो बेस मेरा क्या हो गया 7 और हाइट हो गई 24। ऐसे ही अगर मैं इसे बेस मान लूं 25 वाली साइड को, तो हाफ इंटू 25 इंटू में मेरे पास क्या परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो AD का मान आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू में 24 और ये 25 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इधर कर दो ये इधर, 25 इंटू 25 625 और यहाँ पे 7 इंटू 24 इंटू में 2 कुछ है, ये 5 के सारे फैक्टर है, 5 तो यहाँ है नहीं, कटेगा नहीं। 625 अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है डेट इज D, तो यही आंसर हो सकता है और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल मेरे पास कहता है भाई इस ग्राफ के अंदर हमें टॉयज की सेल दिखा रखी है थाउजेंड्स में, 5 ब्रांचेस की जो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में उन्होंने करी है। जैसे ब्रांच 1 है, इसने ये 2021 के अंदर इतनी सेल करी 75,000, 2022 के अंदर 85, 2022 के अंदर 85,000 करी। ऐसी ब्रांच 2 ने 2021 के अंदर 2022 के अंदर इतनी सेल, ये डेटा दे रखा है। हमें बताने डिफरेंस क्या होगा एवरेज सेल ऑफ द 5 ब्रांचेस इन 2021 एंड 2022, डिफरेंस बिटवीन दी एवरेज सेल्स। अब एवरेज सेल क्या करते हैं आप कहेंगे सर पहले इन सब का 1 2 3 4 5 साल है, इनका सम करा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। फिर दूसरे केस में मैं क्या करूंगा भाई सम बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और फिर हम क्या कर देंगे ये एवरेज हो गया, इनका डिफरेंस निकाल देंगे, कहीं ना कहीं हमें ये वैल्यू पता है, बड़े में से छोटे को घटाना है। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, देखो ऐसा करना ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मैं यहां से ये इन सबको सम करूं, फिर 5 से डिवाइड करूं, उसके बाद फिर इन सबको सम करूं और मैं फिर 5 से डिवाइड करूं, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लंबा हो गया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनका डिफरेंस का एवरेज ले लूं। डिफरेंस का एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये वाली वैल्यू 85 में से 75 घटाया तो 10, इसमें से 90 में से 80 घटाया तो 10, 110 में से 70 घटाया तो 40, इसमें से ये घटाया तो 5 और इसमें से ये घटाया, मतलब हम 2022 में से 21 को घटा रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 22 हो गई। यही तो अगर मैं n को नीचे कॉमन ले लेता यहाँ पे, आप देखो 1/n, ठीक है, यहाँ पे SB कर देता हूँ, यहाँ पे A कर देता हूँ, मतलब पहले बड़े वाला फिर छोटे वाला, तो आप देखते हैं SB माइनस S है, तो बेसिकली ये इनका सम का डिफरेंस ही है, और सम का डिफरेंस लेना तो मैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सम कर दूं, बात तो वही है। तो यहां से मेरा आंसर जल्दी से आ जाएगा, आप देखेंगे ये वाली वैल्यू 60 65 और 22 87/5 हो गया। अब 5 से काटना है तो आसान है, 17.4 आ जाएगा, वरना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो 87 को 174 डिवाइडेड बाय 10, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 17.4 हो जाएगी। अगला सवाल हमारे पास देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है रोहन एक बिल्डिंग से 45 जो कि एक 45 मीटर टॉल बिल्डिंग है उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, रोहन की हाइट भी दे रखी है हमें कितनी है 1.5 है। आगे कहता है कि जब रोहन बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है जो कि पहले 30 डिग्री था। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस रोहन ने बिल्डिंग की तरफ कवर किया। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन जहां पे आंख होती है आपकी, वहीं से तो आप एंगल नापते हो जनरली,
यही सिनेरियो, अगर हाइट दे रखे है मतलब आंखों से नापना है, लिख भी रखा है कि यहाँ पे हेड से नापना है। तो भाई पहले स्टार्टिंग में 30 डिग्री, अब रोहन कुछ चला होगा यहाँ तक आ गया, यहाँ पे अब एंगल 60 डिग्री बढ़ गया होगा, बिल्डिंग के पास जा रहा है। तो हमें बताना है कि भाई ये दूरी कितनी है। कैसे सोल्व करेंगे? सीधा तरीका, आप कहेंगे सर ये 1.5 पहले हाइट थी, इसमें से घटा दो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 43.5 हो गई, ये दूरी आ गई। अब हम कहते हैं भाई 60 डिग्री के केस में ये हम 1 रेशियो मानते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो ये √3 रेशियो होता है। तो अगर ये 1 है, ये √3 है। और 30 डिग्री के केस में अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखूं तो मेरे पास हाइट अगर √3 रेशियो होता है तो ये हाइट का √3 टाइम्स होता है। तो ये √3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा भाई? ये 3 रेशियो हो जाएगा। कंप्लीट 3 रेशियो है, उसमें से 1 रेशियो घटाया तो ये वाली दूरी कितनी? 2 रेशियो। √3 रेशियो मेरा किसके बराबर है भाई? ये 43.5 के बराबर है। तो 1 रेशियो 43.5 डिवाइडेड बाई √3, और हमें 2 रेशियो का मान बताना है, इनटू में 2। 43.5 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास 87/2 आएगा, है ना? या डायरेक्टली इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 87 आ जाएगा, पॉइंट क्यों हटाना। और √3 है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। आंसर क्या हो गया? 29√3। ये इस सवाल का उत्तर हो। चलें आगे। कहता है एक प्रिज्म का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 3 गुना है उसकी विड्थ की। मान लो मेरे पास ये है, ये विड्थ है इसकी x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? 3 गुना 3x। ये बेस क्या हो गया? एक रेक्टेंगुलर बेस है, और बेसिकली रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारा कुछ और नहीं होता, क्यूबॉइड होता है। आगे कहता है कि भाई बेस का पेरीमीटर 40 है, तो साथ के साथ करो। आप कहेंगे सर पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो x प्लस 3x। क्या ये वाली वैल्यू 8x हो गई, और ये वाली वैल्यू 40 है, तो x का मान 5 आ गया, और x का 5 आ गया तो ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 5 और ये 15 हो गई। इतना हमने कर लिया। प्रिज्म को हमने 5 हॉरिजॉन्टल लेयर से डिवाइड किया है, और जो हाइट बनेगी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, स्टार्टिंग विद 8 सेंटीमीटर फर्स्ट लेयर की और एंडिंग होगी 16 सेंटीमीटर की हाइट पे, जो कि 5th लेयर की हाइट होगी। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा। अब देखो वॉल्यूम बताने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, आप ध्यान से समझना। हमने क्या करा, जो इसकी हाइट है टोटल, इसे स्प्लिट कर दिया 5 पार्ट में, और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसा? पहला जो हाइट होगा आपका, आप देखेंगे ये 8 पे है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई हाइट होगी, और जो लास्ट में मेरे पास हाइट जारी होगी वो किस पे है भाई? ये वाली दूरी 16 दे रखी है ना? अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आप कहेंगे सर 8, फिर कोई कोई वैल्यू होगी, और ये मेरे पास 16। कितनी टर्म्स है मेरे पास भाई? फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8, ये क्या है? 5th टर्म है A5, मेरे को दे रखा है 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? n=5 दे रखा है ना? हमें बताना भाई वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होगा भाई? टोटल एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा भाई? आपको मिल गया, ये 5 है और 15 लेंथ है, तो 5 इंटू 15। अब हाइट कैसे निकालेंगे भाई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज मुझे दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? Sn होता है n/2 a प्लस an। तो भाई इन सारे रीजन्स की अगर मैं 5 पार्ट में स्प्लिट किया, पांचों को जोड़ दूं तो कंप्लीट की हाइट मिल जाएगी ना मेरे को। तो फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 5 डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 8, और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास भाई? 16। सोल्व करेंगे तो ये 24/2 12 इंटू में 5 60, टोटल हाइट निकल के आएगी 60। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू इंटू में 60, क्या आंसर हो गया? 345। उसके बाद 2 0, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन खत्म। चलेंगे आगे अब हम। वरना आपको ये दिख रहा था कि भाई ये वाली वैल्यू मेरा 3 का मल्टीपल है, 15 आ गया तो 3 का मल्टीपल आंसर में होगा। चारों ऑप्शन में ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये है क्या? नहीं है। ये भी क्या? ये है, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल था। तो अगर आप हाइट नहीं भी निकाल पा रहे थे एग्जाम क्वेश्चन करते टाइम, तो आप डायरेक्टली इस चीज से भी अपना वैल्यू बता पाते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हाइट मेरी पहले पार्ट की 8 है और फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में और लास्ट में 16 तक जा रही है, तो चांसेस है कि भाई वो इंटीजर वैल्यू में आएगा, डिनोमिनेटर में 3 मिलना बहुत मुश्किल।
अगला सवाल, इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है अभी लेटेस्ट पैटर्न पे। कहता है एक मेटल है जो एक सिलेंडर की शेप में है, मेटल का कंटेनर, और इसका रेडियस हमें दे रखा है 14 और इसकी हाइट दे रखी है 20। एक लार्जर स्टोरेज टैंक है जो होल्ड कर सकता है 24640 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो हमें बताना है कितनी बार मेरे को इस सिलेंड्रिकल टैंक को कंप्लीटली इसके अंदर डालना पड़ेगा भर के, जिससे कि ये टैंक भर जाए। तो आप कहेंगे सर इसकी वॉल्यूम है 24640, इससे डिवाइड कर देंगे किसकी, इसकी वॉल्यूम, मतलब इसकी वॉल्यूम मान लो ये n टाइम्स भर के डालना है, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास n इंटू में सिलेंडर की वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाली वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 14 इंटू 14 इंटू में h, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है 20। अब देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, छोटी सी वैल्यूज हैं और सबकी यूनिट डिजिट भी अलग है। क्या यूनिट डिजिट से करने की कोशिश करें, क्या आंसर आएगा, ध्यान से देखते हैं क्या पता मिल जाए। आप कहेंगे सर 7 से काटा 2 है ना, इतना तो कट ही जाएगा। 2 इंटू 2 4, 2 जा 4, 4 जा 16 है ना, जीरो को छोड़ दो, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट आई 6, क्या यही आई 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यूनिट डिजिट आई 2। और यहाँ पे यूनिट डिजिट है 4, 2 में किससे मल्टीप्लाई करूं 4 आएगा। आप कहेंगे सर या तो 2 से करना पड़ेगा या 7 से करना पड़ेगा। क्या 7 ऑप्शन में है मेरे पास, नहीं है, तो 2 ही आंसर होगा। क्लियर, यूनिट डिजिट मेथड से कर लो। अगला सवाल मेरे पास कहता है एवरेज मार्क 40 स्टूडेंट्स के एक क्लास के अंदर कितने हैं, 75 हैं। एक स्टूडेंट की एंट्री गलत हो गई, उसके मार्क्स क्या हो गए 95 रिकॉर्ड हो गए, जबकि उसके होने चाहिए थे 55 रिकॉर्ड। तो हमें बताना है करेक्ट एवरेज क्या होगा। बेसिक तरीका तो ये होता है कि भाई सबसे पहले आप सम निकाल लेते हैं। भाई 40 स्टूडेंट्स का अगर एवरेज 75 है तो सम हो गया 40 इंटू 75। अब गलत कितने डल गए थे, 95 गलती से हो गए थे ऐड, होने चाहिए थे कितने 55, तो 95 वापस ले लिए और 55 जो ऐड होना था वो ऐड कर दिया, तो ये नया सम बन जाएगा। और स्टूडेंट्स अब भी कितने हैं 40, तो न्यू एवरेज ये हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 40 से 40 एलिमिनेट हो जाएगा और ये 75 मेरा एजिटीज रह गया। अब इसमें डिफरेंस आया मेरे पास, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो -40, तो मेरे पास यहाँ पे -40 डिवाइडेड बाय 40, तो ये वाली वैल्यू 74 रह गई। ये बिगिनर्स अप्रोच है, बिगिनर भी बिना कैलकुलेशन करे ऐसे कर सकता है। एडवांस्ड अप्रोच हमारी ये रहती है कि भाई हमने देखा कि भाई हमने क्या किया, 95 नोट कर लिया था 55 की जगह, तो चेंज कितने का आया भाई, हमने कितना 40 एक्स्ट्रा ले लिया था, 40 वापस देना पड़ेगा। अब 40 टोटल से वापस लेना है, 40 स्टूडेंट हैं तो हम कहेंगे भाई हर एक बच्चे से क्या ले लो, एक एक ले लो। 40 लोगों से वापस लेना है तो हर एक से कितना लेना पड़ेगा, 1 वापस लेना पड़ेगा। तो पहले एवरेज 75 था तो एक कम कर दो, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 74। ये हम ओरली पढ़ते पढ़ते इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जिनकी तैयारी अच्छी है, बिगिनर ऐसे कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास, एक रेफ्रिजरेटर की डील है जिसमें कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्कअप रखा गया है और उसमें डिस्काउंट दिया गया है 15% का, तो हमें बताना प्रॉफिट क्या होगा। आप कहेंगे सर पहले वैल्यू को 30% बढ़ाया, फिर वैल्यू को 15% गिराया, नेट चेंज क्या होता है। हमारे पास कहते हैं अगर ए और बी का चेंज है तो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100 है ना, और नेगेटिव होता है कोई चेंज तो नेगेटिव में कर लेते हैं। तो हमने देखा नेट चेंज कितना आया वैल्यू में, कॉस्ट प्राइस में 30 माइनस 15 प्लस 30 इंटू में -15 डिवाइडेड बाई 100, ये यहाँ पे आएगा। गलत लिख दिया यार, क्या हो रहा है आज, फील ही नहीं आ रही आज, पता नहीं क्यों। चलिए डिवाइडेड बाई 100 ये यहाँ पे आएगा, तो ये 15 माइनस 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, और ये 45 डिवाइडेड बाई 10 4.5, और ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 10.5। ये सवाल का उत्तर है, मन मन में करने वाला विदाउट पेन वाला सवाल है। आपने देखा भाई पहले 30% बढ़ा फिर 15% घटाया, 30 माइनस 15 15, 30 इंटू 15 450 भाग तो 4.5, 15 में से 4.5 घटाया तो 10.5, ठीक है, यही है। दूसरा तरीका ये होता है, आप कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस को 100 मान लिया, 30% बढ़ाया तो 130 हो गया। अब इस पे क्या करना है, 15% घटाना है, तो इसका 15% निकालूंगा, 15 इंटू 13, ये वाली वैल्यू कितनी आई 195 आई है ना, और परसेंट है तो 2 जीरो हटेंगे, 1 जीरो तो ये हो गई और 19.5 बचेगा। ये वैल्यू इसमें से घटा दी तो आपके पास
आपके ऊपर है, आप या तो ऐसा देख लेते हैं, यहाँ पे हम 100 में 30 बढ़ रहे थे यहाँ पे, और जो वैल्यू बनी उसमें से 19.5 घटाया तो नेट चेंज कितना हो गया, प्लस का मेरे को 10.5 बढ़ता हुआ दिख गया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। वरना आप इसे वैल्यू निकालते पूरी की पूरी, फिर आता आपके पास 110.5 और यहाँ से कहते हैं भाई 10.5% का प्रॉफिट हो गया। दोनों तरीके। हमें बताना है भाई कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी। भाई एक्स एक्सिस की खास बात ये होती है, ये मेरी एक्स एक्सिस कहलाती है, ये वाई एक्सिस कहलाती है। भाई यहाँ पे सारे ना वाई क्या होता है, ये जीरो क्या बोलते हैं हमेशा, ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा ये एक्स कोमा जीरो की फॉर्म में होगा, मतलब वाई वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अगर वाई वाला पार्ट जीरो हो रहा है इस इक्वेशन में, तो वाई को जीरो कर दो, ये हो जाएगा 3x माइनस 12, और मेरे पास यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 12, और x का मान कितना आ गया भाई 4, है ना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, 4,0 हो जाएगा। चले आगे। अगला सवाल मेरे पास भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 डिफरेंट स्कूल्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई, उनके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने ये दे रखा है, और कितने परसेंट स्टूडेंट्स फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं उसका परसेंटेज में डेटा दे रखा है। हमें बताना है कौन से दो स्कूल्स में इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते हैं। हमसे क्या पूछा है, इक्वल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, तो परसेंटेज तो गिवन ही है, क्रिकेट में दो इक्वल परसेंटेज, यहाँ पे 50 नहीं है कहीं और, 35 35 35 यहाँ पे मिल रहा है। तो भाई ये दो स्कूल हो गए, इक्वल परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, तो ये हो गया मेरे पास ए एंड डी। सिंपल ओरली करने वाला। अगला सवाल, ये एसएससी में अक्सर पूछा जाता है, इसकी फिगर जो बनी हुई है वो गलत बनी हुई है, तो इस फिगर को फिलहाल स्किप करेंगे, ठीक है। ठीक, फिगर कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को आपने पढ़ ही लिया होगा, ठीक है, मैंने भी पढ़ ही रखा है। तो कुछ इस तरीके की फिगर अगर मैं बना दूं, तो इस क्वेश्चन की कुछ ऐसे, हमने क्या करा, एक ट्रायंगल बनाया और उस तरीके से कर दिया। दोबारा अगर मैं बनाने की कोशिश करूं इस तरीके की फिगर को, तो या तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। बचपन में स्टार बनाते थे आप, ये बनाना सीखा है बचपन में, स्टार ऐसे कुछ बनाते थे, तो ये बना दो। अब इसके अंदर, इसमें क्या है भाई, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें एडी और बीसी को बढ़ाया तो वो पी पे मिल गए, फिर डीसी और एबी को बढ़ाया क्यू पे मिल गए, तो हमें फिर वैल्यूज दे रखी हैं, बताने क्या होगा। तो फिगर बनाने में बड़ी तकलीफ होती है इसकी। फिगर बनाने का सबसे आसान तरीका, ये सारा मैं हटाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ, ठीक। बचपन में ये चीज ए बनाया, इसको यहां से मिला दो और इसको यहां से मिला दो, ठीक है, मेरी फिगर तैयार है। उसके बाद क्या करना है भाई, नीचे की जो चोंच निकल रही है ना रहने दो, ये यहां से ये ऐसे सर्कल बना दो, ठीक है। फिगर अच्छी नहीं लगेगी लेकिन एग्जामिनेशन में आपका काम कर देगी, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या दे रखा है, ये अगर मैं बात करूं एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, है ना। तो मैं मान लेता हूं ए डी, ए बी सी डी कहीं से भी बना दो। आगे क्या आता है भाई, हमने एडी को बढ़ाया आगे और बीसी को आगे बढ़ाया, तो ये जाके मिल गए कहां पे, पी पॉइंट पे। उसके बाद डीसी और एबी को बढ़ाया, डीसी है इसे आगे बढ़ाया, एबी को आगे बढ़ाया, और ये जाके मिल गए क्यू पॉइंट पे। एंगल ए हमें 64 दे रखा है, एबीसी 78 दे रखा है। हमें बताना है एंगल डीपीसी माइनस बीक्यूसी, डीपीसी ये वाले एंगल और इन दोनों एंगल का डिफरेंस बताना है। कैसे करेंगे, अब देखिए कैसे होता है ये वाला सवाल। जैसे मेरे पास ये दो वैल्यू दे रखी है, 64 दे रखा है और 74 दे रखा है, तो क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करूंगा, इन तीनों एंगल का योग क्या हो जाएगा, 180 होगा। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, क्या ये 180 माइनस 64 प्लस 78 यही होगा। इसी तरह से अगर मैं ये वाले एंगल को देखूं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये 78 दे रखा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है।
तो ये और ये 180 होगा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा मेरे पास, क्या ये 180 माइनस 78 हो जाएगा। और अगर ये 180 माइनस 78 है तो इस ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो तीनों कोनों का योग 180 होगा। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा मेरे पास 180 माइनस 78 प्लस 64। तो ये वाली वैल्यू तो आप देखेंगे 180 से 180 एलिमिनेट हो गया मेरे पास, माइनस 78 प्लस का बन जाएगा तो ये 78 और ये माइनस का 64, ये आ जाएगा 14। ये 14 है, ये वाली वैल्यू कितनी आई, ये वाली वैल्यू मेरे पास 12 और 26 38 आई। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो कितना हो जाएगा भाई, 38 माइनस 14 24, ये इस सवाल का उत्तर। चलें आगे। सो सारे क्वेश्चन हो गए। दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप यू लर्नड अ लॉट। क्वेश्चंस अच्छे थे, मैथ्स का लेवल बढ़िया था। एग्जामिनेशन में 40 तक कर पाना इस तरह के टेस्ट में दिक्कत होती है। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो 25 मिनट में हो जाएंगे, वरना 30 मिनट अगर आपने मैथ्स को दिए क्योंकि रीजनिंग आसान था तो 40 तक 35 प्लस में भी आप कर पाए, अगर बिगिनर नहीं है तो आराम से। और बाकी टेस्ट देते रहिए, आप लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी के टेस्ट, अलग अलग लेवल के टेस्ट, जिससे कि आप हर तरीके के पेपर के लिए रेडी रहें। हम क्रिएट करते रहेंगे। फिर हर संडे मंडे को आपके लिए लाइव टेस्ट आएगा, वो आपको देना है। सैटरडे संडे सीजीएल का, अब एनटीपीसी का भी आता है, वो संडे मंडे आता है ना। और आरबी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी तो कर लो। इंटरफेस की जो आप लोगों को इशू रहता था वो हमने रिजोल्व कर दिया। जिन लोगों के बेसिक कवर्ड है उनके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन हमने रखा, जिससे कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल जाए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। टारगेट ग्रुप में मैं डेली बेसिस पे आपको टारगेट देके रिवीजन करवा सकूं, टेस्ट से प्रैक्टिस करा सकूं। और आपके डाउट ग्रुप भी हमने स्टार्ट कर दिया, जिसमें आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ कंप्लीट तैयारी, अगर आपको लगता है यार मेरा मैथ्स वीक है, ये मेरा जीके मुझे अच्छे से पढ़ना है, जीके में नंबर नहीं आ रहे या किसी और सेक्शन में, तो कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है। फिर उसके लिए आप बेस्ट ऑफिसर बैच है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, कॉम्बो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अभी दास ग्रेड 2 का फॉर्म निकला है, उसमें हिंदी आती है तो हिंदी की क्लासेस भी मिल जाएंगी। उस एग्जाम के लिए भी कुछ अलग नहीं पढ़ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे अगर आप, तो उसमें आपका हिंदी आता है तो वो भी हमने इसके अंदर डाली हुई है। स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो तो स्टेनोग्राफी की क्लासेस भी डाली है। इट इज अ ऑल इन वन प्लान, जिसके अंदर आपकी सारी कंप्लीट तैयारी हो जाती है, तो यू कैन गो फॉर इट। सारी क्लासेस की पीडीएफ इस तरीके की, जिससे नोट्स आपको हम टाइम पे बना पाए। और इसके सोल्यूशन वाली पीडीएफ भी हम देते हैं, जो बहुत मेहनत करके हम लोग आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान बनाने के लिए, और कम से कम टाइम में सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। चलिए अभी अलविदा लूंगा। टेक केयर एंड जय हिंद।